जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन आईक्यू के डेली करंट अफेयर्स एपिसोड में। और आज है 23 जून 2026 और हम आपके लिए लेकर के आए हैं पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से चुनी गई कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम इस खबर में आपको एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज एनालिसिस के साथ साथ इससे जुड़े हुए प्रश्न भी समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए जो है हम शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों आज की जो पहली खबर है, कीर स्टारमर ने, है ना, कीर स्टारमर ने यूके के प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। दोस्तों ये जो घटनाक्रम है ब्रिटेन की राजनीति की एक बहुत ही बड़ी घटनाक्रम है, क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हैं उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे लेबर पार्टी के प्रमुख नेता रहे थे और ये जो घटनाक्रम है हमारे आगामी एग्जामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की दोस्तों, तो यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है वो लंदन है। इसकी जो मुद्रा है दोस्तों वो पाउंड है और इसकी जो संसद है उसको हम बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट। इस संसद के यहाँ पर दो सदन होते हैं जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको हम निचला सदन भी बोलते हैं, और एक को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसको हम उच्च सदन भी बोलते हैं। यहाँ की अगर दोस्तों शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ पर जो राजा होता है वो उसका जो है नाम मात्र का हेड होता है और जो वास्तविक हेड होता है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो वर्तमान सम्राट है जिनका नाम है किंग चार्ल्स तृतीय, और जो आज जो इस्तीफा दिए हैं यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है वो इन्हीं को इस्तीफा सौंपा है। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रश्न है कि यूके की संसद की जो निचली सदन है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। यूके की जो उच्च सदन है उसको क्या नाम दिया गया है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि उच्च सदन। और इसकी मुद्रा क्या है, तो पाउंड। क्या है इसकी मुद्रा, पाउंड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट खबर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट खबर है आज का दोस्तों कि जो सीपीसीएल जो है वो बनी भारत की 28वीं नंबर की नवरत्न कंपनियां। ठीक है दोस्तों, जो सीपीसीएल है वो बनी भारत की 28वीं नंबर की नवरत्न कंपनियां। ठीक है दोस्तों, सीपीसीएल यानी कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे पहले मद्रास पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी बोला जाता था, उसको जो है नवरत्न का दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ है। और जो सीपीसीएल जो है वो भारत की 28वीं नवरत्न जो है वो बनी है सीपीएसई क्षेत्र में। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी की जो कह सकते हैं कि ये एक सहायक कंपनी भी है और काफ़ी जो कह सकते हैं कि भारत सरकार का एक ट्रस्टेड कंपनी है। ठीक है दोस्तों, ये एक कह सकते हैं कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज भी है, सीपीएसई है। ठीक है दोस्तों, क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। और इसी ये जो कंपनियां होती है मेन रूप से यही जो होती है नवरत्न महानरत्न जो होती है उसके श्रेणी में आती है। नवरत्न का स्टेटस मिलने से क्या होता है दोस्तों कि कंपनी को अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक सहायता प्राप्त होती है। देखो दोस्तों, ये है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसी को जो है 28वीं नवरत्न की जो है जो दर्जा है वो प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें सीपीएसई की बात करें दोस्तों, सीपीएसई मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, है ना, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, अर्थात कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार के जो स्वामित्व वाला कंपनियां हैं, मेन रूप से इन्हीं कंपनियों को जो है अलग अलग जो है श्रेणियों में जो है उसको बांटा गया है। अगर हम बात कर लें सीपीएसई वर्गीकरण में, तो महारत्न जो है वो कुछ कंपनियों को मिला हुआ है, कुछ नवरत्न है, कुछ जो है मिनी रत्न जो है वो मिला हुआ है। अगर हम बात करें इसमें से कुछ जो कंपनियां जिनको महारत्न जो है श्रेणी दिया गया है उसमें से है ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, सेल, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें नवरत्न स्टेटस की बात करें दोस्तों, तो ये देने से क्या होता है कि जो निवेश है उसमें अधिक सहायता होती है। कहने का मतलब है कि जो नवरत्न कंपनियां हैं वो कंपनी बिना सरकार की अनुमति से बाहर में इन्वेस्ट कर सकती है, बिना सरकार की अनुमति से। वित्तीय निर्णय की स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल। इसीलिए तो नवरत्न इसको स्टेटस दिया जाता है कि जो भी कंपनी जो नवरत्न प्राप्त हुआ है सीपीएसई के अंतर्गत, वो कंपनी जो है स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। इससे क्या होगा कि उसके व्यापार में जो विस्तार है वो काफ़ी तेज़ी से देखा जा सकता है।
दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी थी? तो दोस्तों भारत की पहली महारत्न कंपनी थी ओएनजीसी। और सीपीसीएल किस कंपनी की सहायक कंपनी है दोस्तों? तो जो सीपीसीएल चेन्नई जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी की सहायक कंपनी है। सीपीसीएल भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बनी दोस्तों? तो ये 28वें नंबर की जो कंपनी है वो बनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट खबर है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने फिच वुमेन्स नेशनल कप 2026 जीता। ठीक है दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम ने फिच FIH वुमेन्स नेशनल कप जो है 2026 को उन्होंने जीता है। दोस्तों ये भारतीय महिला हॉकी के लिए कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ठीक है दोस्तों, और ये एग्जाम में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप देखते होंगे कि एग्जाम में स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सवाल हमेशा आते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण सवाल बन जाते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें तो भारत ने फिच वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो खिताब जीता है, और इस जीत के साथ ही भारत को फिच प्रो लीग में प्रवेश का अवसर प्राप्त हो गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप स्टार लगा देना। यह उपलब्धि भारतीय महिला हॉकी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आगामी एग्जाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको टिक लगा लो, आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों फिच की बात करें, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, ये लॉसेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत में जो हॉकी है वो एक शासी निकाय है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है। ठीक है दोस्तों, भारत जो है हॉकी का विश्व की सबसे सफल टीमों में गिना भी जाता है। हमारे कुछ जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें रानी रामपाल, सविता पुनिया, वंदना कटारिया, ये हमारे जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है वो खिलाड़ी हैं। दोस्तों अगर हम देखें तो ये सारे जो सवाल हैं ये बन सकते हैं, जैसे कि FIH का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो लॉजेन है, यानी कि स्विट्जरलैंड में है। फिच का जो स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुआ था। भारत में हॉकी का जो शासी निकाय कौन है? तो हॉकी इंडिया। क्या भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? तो हाँ, ये भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो खबर है दोस्तों कि उत्तराखंड बना देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट खबर क्या है दोस्तों कि उत्तराखंड जो है वो बना देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य। ठीक है दोस्तों, उल्लास योजना के अंतर्गत जो है ये सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है उत्तराखंड को। उत्तराखंड यानी कि अब यहाँ पर 15 वर्ष से जो ऊपर के जो वायु के वर्ग के लोग हैं, ये पूर्ण रूप से साक्षर हो गए हैं, और ये भारत में जो है छठा नंबर का राज्य बना है। ठीक है दोस्तों, उल्लास योजना के अंतर्गत जो है उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। उत्तराखंड देश का जो है वो छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। यह उपलब्धि जो है देश का शिक्षा एवं साक्षरता अभियान की सफलता को दर्शाता है। और दोस्तों उल्लास योजना जो है ये आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप 3 स्टार लगा लो। ठीक है दोस्तों, उल्लास की बात करें दोस्तों एवं साक्षरता की बात करें, तो जो उल्लास योजना है इसका पूरा नाम होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसका छोटा नाम हो गया उल्लास। इसका उद्देश्य यही है कि जो वयस्क शिक्षा एवं साक्षरता है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, नई शिक्षा नीति जो 2020 है, यानी कि जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी नेप जो 2020 है, उस पर इसका विशेष जोर दिया गया है। वयस्क शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। हमारा जो लक्ष्य है वो 100% साक्षरता का लक्ष्य है। जीवन पर्याप्त सीखने यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा देना है। अगर हम सेंसस 2011 की बात देखें दोस्तों, तो भारत की जो साक्षरता दर है, क्योंकि अभी सेंसस हुआ नहीं है, तो हम 2021 की सेंसस के हिसाब से देखें तो अभी जो भारत की साक्षरता दर है वो 74.04% है, और सर्वाधिक जो साक्षर राज्य है वो केरल है, और न्यूनतम साक्षर वाला राज्य की अगर हम बात करें तो ये बिहार है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं कि भारत में जो सर्वाधिक साक्षर वाले राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों वो होगा केरल। सेंसस 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी प्रतिशत है? तो 74.04% है। उल्लास का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये बिहार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट खबर है दोस्तों
नीरज चोपड़ा ने बने, है ना, नीरज चोपड़ा बने बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है दोस्तों, जो नीरज चोपड़ा हैं वो बने बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर। इंडियन एथलीट्स अवार्ड जो 2026 जो है उनको एक उसका बहुत बड़ा सम्मान मिला है। नीरज चोपड़ा जो है बने हैं, अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो न्यूज में आया है कि जो नीरज चोपड़ा है वो बने हैं बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर। नीरज चोपड़ा को इंडियन एथलीट्स अवार्ड 2026 से नवाजा गया है, जो कि बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। दोस्तों अगर बात करी जाए तो नीरज चोपड़ा भारत के सबसे सफल एथलीट्सों में से एक हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में उन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत के लिए कई पदक उन्होंने जीती है, जिससे भारत को वैश्विक पहचान दिलाई है। और यह उपलब्धि भारतीय एथलीट्स के लिए कह सकते हैं कि गौरव का विषय भी है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे जो ओलंपिक हुए, एशियंस गेम्स हुए, उनमें इन्होंने गोल्ड जीता है। अगर हम बात करें दोस्तों नीरज चोपड़ा की, अगर बात करें तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो खेलते हैं। इन्होंने टोक्यो 2020 में जो है वो स्वर्ण जीता। विश्व चैंपियन 2023 में बने वो। ये भारत के पहले जेवलिन थ्रो थे, या कह सकते हैं कि एथलीट्स जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। अगर हम बात करें दोस्तों एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली है और भारत में एथलेटिक्स की जो ये सबसे ऊंची संस्था है। नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें दोस्तों तो इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता। लगातार गोल्ड जीत करके इन्होंने भारत का जो नाम है वो गौरव किया है। ठीक है दोस्तों, भारत के पहले ओलंपिक एथलीट गोल्ड मेडलिस्ट कौन थे? तो वो नीरज चोपड़ा हैं। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से हैं। एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में। एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एएफआई का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो खबर है दोस्तों, जोनाथन बना दुनिया का सबसे पुराना स्थलीय जीव। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको टिक लगा लो, ये 5 स्टार। ठीक है दोस्तों, जो जोनाथन है वो बना दुनिया का सबसे पुराना स्थलीय जीव। जोनाथन जो एक क्या है? ये कछुआ है भाई साहब, कछुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये कछुआ जो है दोस्तों, ये जो जिसका नाम जोनाथन पड़ा है, ये बना है दुनिया का सबसे पुराना स्थलीय जीव। ठीक है दोस्तों, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जोनाथन नामक का जो एक टॉर्टोइज है वो दुनिया का जो कह सकते हैं कि जो ये कछुआ है वो ये एक सबसे पुराना स्थलीय जीव के रूप में माना जाता है। इसका जो अनुमानित आयु है लगभग दोस्तों 194 वर्ष है। भाई साहब, इन्होंने तो अंग्रेज से पहले ही, जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले 1900 सोच लो 32, यानी कि 194 वर्ष पहले से ये भी जिंदा है, सोच लो। इन्होंने 1857 की जो लड़ाई होगी पक्का देखा होगा भाई साहब। ये विश्व की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला कछुओं में से एक है। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों 194 वर्ष यानी कि पहला ऐसा कोई जीव है, जो स्थलीय जीव है, जो इतना लंबा तक जो है वो सर्वाइव किया है दोस्तों, और अभी भी है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ये जो सेल्सियस जो है वहाँ पर ये जो है ये देखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों जो सेल्सियस है इसकी राजधानी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी विक्टोरिया है। इसकी जो मुद्रा है सेल्सियस रुपीज़ है और ये हिंद महासागर ओशियन में एक महत्वपूर्ण देश है। हम बात करें दोस्तों जो जायंट टॉर्टोइज है उसकी बात करें, यानी कि ये जो है ये एक तरह से रेप्टिला प्रजाति का है, यानी कि सरीसृप प्रजाति का है। ये विश्व के सबसे लंबे से जीवित रहने वाले जीवों में भी शामिल है। जोनाथन नाम पड़ा इनका, जोनाथन कोचिए कछुआ है, इसका जोनाथन नाम पड़ा। 194 वर्ष इसने अभी तक अपना वाई कंप्लीट कर लिया है और अभी तक दुनिया का सबसे पुराना स्थलीय जीव के रूप में खुद को घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, सेल्सियस किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो विक्टोरिया है। जो जियान टॉर्टोइज किस वर्ग से संबंधित है? तो रेप्टिला। और जोनाथन किस प्रकार का जीव है? तो ये एक सेसस जायंट टॉरिस्टी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो सेसस जो जियान का कछुआ है उसकी एक प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, नेक्स्ट जो खबर है, उस्मानिया विश्वविद्यालय को एक साथ, है ना, उस्मानिया विश्वविद्यालय को एक साथ जो है 4 आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है वो मिला है।
ठीक है दोस्तों, जो उस्मानिया विश्वविद्यालय है उसको एक साथ जो है 4 आईएसओ जो है सर्टिफिकेट जो है वो मिला है। ठीक है दोस्तों, उस्मानिया जो विश्वविद्यालय है ये हैदराबाद का एक बहुत ही प्रमुख विश्वविद्यालय है और ये भारत का पहला विश्वविद्यालय बना जिसको एक साथ जो है वो 4 आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ये तेलंगाना स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी है। ठीक है दोस्तों, ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना। यह प्रमाण जो है विश्वविद्यालय की गुणवत्ता, प्रशासन और शैक्षणिक उत्कृष्टता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही पुराना जो है विश्वविद्यालय है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1918 में हुआ था, हैदराबाद तेलंगाना में। ये भारत की प्रमुख विश्वविद्यालय में से एक है और यहीं पर एक है उस्मानिया, है ना, मेडिकल कॉलेज भी है और उस्मानिया यूनिवर्सिटी, दोनों एक जगह पे ही है। ठीक है दोस्तों, आईएसओ की बात करें दोस्तों तो ये एक बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो है दोस्तों इसकी मुख्यालय जो है वो जनेवा है और ये अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण एक तरह की संस्था है जो उच्च गुणवत्ता वाले संस्थाओं को ये मानक देता है। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो जो विश्वविद्यालय है वो उस्मानिया है, इसको एक साथ 4 आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। विशेष यही है कि यह पहला भारतीय विश्वविद्यालय है जिसको आईएसओ का 4 आईएसओ का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों आईएसओ का मुख्यालय कहाँ पर है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बात करें दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई तो 1918 में। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है तो हैदराबाद तेलंगाना में। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट खबर है दोस्तों कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है दोस्तों, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो MIFF 2026 है दोस्तों, उसको जो है शुरू किया गया है और यहाँ पर दोस्तों जो पोलिश डॉक्यूमेंट्री जो है यानी कि उस सिल्वर जो नाम है उसको जो है गोल्डन कॉन्ज अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, जो पोलिश डॉक्यूमेंट्री सिल्वर को जो है वो क्या मिला है गोल्डन कॉन्ज अवार्ड। ठीक है दोस्तों, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है 2026 में जो है एक पोलिश डॉक्यूमेंट्री यानी कि पोलैंड की एक डॉक्यूमेंट्री है, सिल्वर है नाम उसका, उसको जो है गोल्डन कॉन्ज अवार्ड प्रदान किया गया है। MIFF की बात करें तो यह भारत का प्रमुख डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है ना, और यहाँ पर गोल्डन कॉन्ज अवार्ड जो है वो इसका सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। विश्व स्तरीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर MIFF जो कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, भारत की एक प्रमुख जो है नॉन फ्यूचर फिल्म फेस्टिवल एक तरह से देखा जाता है। भारत के कुछ प्रमुख और फिल्म पुरस्कार हैं जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड या गोल्डन कॉन्ज अवार्ड। अगर दोस्तों करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें इसमें तो जो कौन से वो डॉक्यूमेंट्री है तो पोलिश डॉक्यूमेंट्री, क्या नाम है तो सिल्वर, क्या मिला है तो गोल्डन कॉन्ज अवार्ड 2026। ठीक है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों तो ये सिनेमा में दिया जाता है। MIF का फुल फॉर्म क्या नाम है दोस्तों तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये किन फिल्मों पर आयोजित किया जाता है तो ये डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्मों के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। 2026 MIF में गोल्डन कॉन्ज अवार्ड किसे मिला दोस्तों तो ये मिला है पोलिश डॉक्यूमेंट्री सिल्वर को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट खबर है दोस्तों कि जो योगांध्रा 2026 है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है उसकी मान्यता प्राप्त हुआ है। जो योग आंध्रा 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है उसकी मान्यता प्राप्त हुआ है। दोस्तों हाल ही में 21 जून को बाबा रामदेव को आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में वहाँ के जो मुख्यमंत्री जो है नायडू साहब उसके साथ है उन्होंने योग किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उसको मान्यता मिला। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मेगा योग कार्यक्रम को वैश्विक पहचान मिली। आंध्र प्रदेश सरकार के प्रमुख योग कार्यक्रम जो योगांध्र 2026 था उसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मान्यता प्राप्त हुआ। ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर जो जन भागीदारी और योग जागरूकता के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इस उपलब्धि ने आंध्र प्रदेश को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों योगा की बात करें तो ये हर साल
21 जून को मनाया जाता है। प्रस्तावक देश भारत था और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 127 देशों का यहाँ पर समर्थन है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश जो कि इसकी राजधानी, नई राजधानी भी बनी है, अमरावती बना हुआ है और ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है। इसका जो पुनर्गठन हुआ था 2014 में, ये जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ था, तो तेलंगाना 2014 में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश पूर्ण पहले से ऑलरेडी राज्य था, तो इसका राज्य को हम कह सकते हैं कि पुनर्गठन हुआ था। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दोस्तों, तो जो योगांध्र 2026 है उसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मान्यता प्राप्त हुआ है और ये जो उद्देश्य था योग जागरूकता और जनभागीदारी को बढ़ाना। कुछ महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस का प्रस्ताव किस देश ने दिया था, तो भारत ने दिया था। 177 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो अमरावती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट खबर है बीएसई ने लॉन्च किया है बीएसई सात्विक 100 इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, बीएसई ने लॉन्च किया है बीएसई सात्विक 100 इंडेक्स। दोस्तों, इथिकल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने हेतु भारत का पहला सात्विक इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ये 100 इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है इथिकल इन्वेस्टमेंट, जिम्मेदार निवेश को बढ़ावा देना और यह भारत का पहला सात्विक इंडेक्स माना जा रहा है। इससे निवेशकों को नैतिक एवं सतत व्यवसाय में निवेश के लिए एक नया मानक उपलब्ध होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें बीएसई की दोस्तों, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना 1875 में किया गया था और यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ प्रमुख सूचकांक है जैसे कि बीएसई एनएसई, यानी कि अगर सेंसेक्स की बात होती है तो वो बीएसई की बात हो रही है। निफ्टी 50 की बात हो रहा है तो समझिए कि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की बात हो रहा है। इससे रिलेटेड दोस्तों एक सेबी है जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 1988 में किया गया था, बल्कि इसका जो दर्जा है वो 1992 में प्राप्त हुआ था। अगर हम सेंसेक्स की बात करें दोस्तों, तो किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, तो वो बीएसई का है। निफ्टी 50 किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है दोस्तों, तो वो नेशनल जो सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज है उससे ये संबंधित है। बीएसई की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1875 में हुआ था। सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला था दोस्तों, तो 1992 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट खबर है दोस्तों एनएफडी लॉन्च करेगा नेफेक्स इंडॉट दृष्टि एंड ईआरपी पोर्टल। नेक्स्ट खबर है दोस्तों कि एनएफडी लॉन्च करेगा नेफेक्स डॉट इन दृष्टि एंड ईआरपी पोर्टल। कृषि विपणन को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा ये कदम माना जा रहा है। एक कृषि से जुड़ा हुआ है, कह सकते हैं कि ये एक जो है बहुत ही बड़ा कदम है, जहां पर नेफेड द्वारा जल्द ही नेफेक्स डॉट इन दृष्टि एंड ईआरपी पोर्टल लॉन्च करेगा। इन डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उद्देश्य क्या है दोस्तों, कृषि विपणन, सहकारी गतिविधियों को आधुनिक बनाना और इससे किसानों और एफपीओ और कृषि संगठनों को डिजिटल सेवाएं मिलने, बेहतर सुविधा मिले, इसका ये अवसर हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों इसमें कि जो एनएफडी है, एनएफडी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1958 के किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली पड़ता है। कृषि से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जो है वर्ड जैसे इस्तेमाल किए, जैसे कि एमएसपी हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ई नेम हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ना, ई मतलब इंटरनेट वाला जो हो गया वो हो गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा यही खबर था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।